जय हिंद साथियों, मैं धीरेन्द्र आपके अपने परिवार सफलता IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एक आवश्यक जानकारी के साथ आपके सामने आया हुआ हूं। वो जानकारी क्या है? हिंदी के वर्णमाला में छोटा सा संशोधन किया गया था कुछ समय पहले, लेकिन अभी तक वो सारे लोगों को पता नहीं है। क्या संशोधन हुआ था? जो आपका हिंदी वर्णमाला है, इसमें एक विशिष्ट वर्ण को बढ़ा दिया गया है। वो विशिष्ट वर्ण कौन सा है, ये आपको जानना है। और अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, तो ये सब हम इस PDF में देखेंगे, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अगस्त 2024 में जारी की गई थी। लेकिन हम ऑफलाइन बता चुके हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड पर आज फिर से हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हाँ, तो ये देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये विज्ञप्ति जो है, ये सूचना जो है, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। देखो, जितना भी हिंदी भाषा में जितना भी चेंज करना होता है, कुछ घटाना होता है, कुछ बढ़ाना होता है, कोई अशुद्धि को दूर करना होता है, वो सब कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है, जिसके प्रधान संपादक इस समय कौन है? प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी। बस ये जो कुलकर्णी आप देख रहे हो, जो ये कुलकर्णी देख रहे हो, अब ये ला जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, बस यही यहाँ पर बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया है, इसका कारण भी उन लोगों ने इसमें विस्तार से बताया है, तो हम आगे देखेंगे। काफी सदस्य हैं इसके, कोई एक सदस्य नहीं है। जितने आप देख रहे हो ये सब इसके सदस्य ही हैं, सारे के सारे प्रोफेसर लोग हैं। प्रस्तावना में इन्होंने देखो क्या दिया है, नागरी 21वीं सदी, देवनागरी 21वीं सदी तक की यात्रा, मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता, पैराग्राफ की विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग, ये सारी की सारी चीजें आपको इस PDF में आपको मिलेंगी। ये प्रस्तावना है, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि सफलता IQ के नाम से है। अब देखो, देवनागरी समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि है। क्या उन्होंने कहा? देवनागरी समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि है। जितनी भी लिपियां हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब इसमें जितने भी चिन्ह ग्रहण किए जाते हैं या उनको हटाया जाता है, हटाए जाते हैं, कभी कभी उनकी आकृतियों में सुविधा अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। तो जितना भी जो कुछ होता है वो सब इसी के द्वारा किया जाता है। अब सीधे हम आपको लेके चलते हैं ब्राह्मी लिपि और उससे प्रस्तुत देवनागरी लिपि। अब देखो, कुछ शब्द पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं। जो पहले चलते थे दिए गए नीचे, यहां पर देखो लिखा है, नीचे की सारणी में वर्णों को लिखने की भिन्न भिन्न शैलियों को देखें। यहाँ पर ये प्रचलित रूप हैं। ये शब्द जो ये वर्ण जो देख रहे हो आप, ये वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये इनका पुराना रूप है। जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे, लेकिन पहले के समय में कैसे बनता था? ये ऐसे बनता था, ऐसे पा बना के ऐसे इसमें
करते थे तो ये आ बन जाता था। इसको बनाना थोड़ा कठिन होता था तो इसको संशोधित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ऐसे बनाने लगे। जो आज के समय में प्रचलित है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो पहले बनता था वो ऐसे बनता था, ऐसे। तो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता था और इसको बनाना इजी है, आसान है। ऐसे झा है, झा हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। लेकिन पहले के समय में झा कैसे बनता था, अभी भी कुछ स्टेशन वगैरह आप देखोगे वहाँ पर ऐसे ही शब्द आपको मिलते हैं जिनको पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि अब ये आपको मानक हिंदी में कहीं दिखते ही नहीं है। ये अब मानक हिंदी में आपको नहीं दिखते, इनको अमान्य कर दिया गया है तो ये अब नहीं दिखते हैं। जैसे रा है, रा को पहले रा में डबल आ की मात्रा लगा के बनाते थे तो उसको रा पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में क्या पढ़ते हैं, रा ऐसे बनाते हैं। तो ये प्रचलित रूप है, ये मानक हिंदी में अमान्य रूप है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 विकल्प आपको दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा वर्ण अमान्य है। आप लोगों को अक्सर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ऐसे ही वहां पर वर्ण आपको दे देता है जो अमान्य है। फिर कहता है इसके अतिरिक्त देवनागरी वर्णों से बनाए जाने वाले संयुक्ताक्षरों में भी एकाधिक विधियां प्रचलित रही हैं। कंप्यूटर और देवनागरी का तालमेल के लिए कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ कोड दिए गए हैं। कंप्यूटर पर जब टाइपिंग करते हैं तो अलग अलग लिपियों में, जैसे कुर्ती देव में आप कर रहे हो तो कुछ अलग कोड लगते हैं, जब आप मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करते हो तो कुछ अलग कोड लगते हैं। तो इन्होंने कुर्ती देव के लिए कोड दे रखे हैं, ये देखो कोड, ये कोड जो है ये कोड इन्होंने टाइपिंग के लिए दे रखा है। संविधान में अनुसूचित भाषाएं और देवनागरी का दायित्व। इतनी सारी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं ये आपको यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये भी देख लो, हिंदी है, संस्कृत है, कोंकणी है, डोगरी है, नेपाली है, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, ओडिया और उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी और मलयालम। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, इनकी लिपि दे रखी है। इधर भाषा और लिपि, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में, संस्कृत देवनागरी लिपि में, कोंकणी देवनागरी लिपि में, डोगरी देवनागरी लिपि में, नेपाली देवनागरी लिपि में, बोडो देवनागरी लिपि में, मराठी देवनागरी लिपि में, मैथिली तिरहुता या देवनागरी लिपि। ये हमने जब भाषा विज्ञान आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था। संथाली होता है तो देवनागरी में या ओलचिकी में लिखी जाती है। गुजराती या देवनागरी में, कश्मीरी, फारसी, अरबी, देवनागरी और शारदा लिपि एक होती है जो इन्हीं लिपियों से निकली हुई है। सिंधी, फारसी, अरबी और देवनागरी में, असमिया में लिखी जाती है। उड़िया में, उर्दू, फारसी, अरबी, देवनागरी में। कन्नड़ लिपि है, तमिल की तमिल लिपि है, तेलुगु की तेलुगु लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी। पूछा जाता है पंजाबी की कौन सी लिपि है तो गुरमुखी लिपि है। बांग्ला की बांग्ला, मणिपुरी इंपॉर्टेंट है, मैतेई, मलयालम में लिखी जाती है। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में, संविधान की कितनी, कौन सी सूची में, 8वीं अनुसूची में। फिर मानक अंक, मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक। अब देखो यहां पर स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर यहां पर कितने बताए गए हैं, देखो 11 बताए गए हैं मूल स्वर कितने बताए गए, 11। ये कुल मूल हैं, ये कितने क्या हैं, कुल मूल। अगर केवल मूल की बात करें तो अ, ई, उ और री, ये क्या है, ये बिल्कुल मूल है। बाकी तो सब इन्हीं से मिलके बने हैं। अब ये 11 स्वर कैसे हैं,
कुल मूल सुर हैं। बात समझ में आई। फिर कहता है संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में ये जो बड़ी वाली री है, अब मानक हिंदी में जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, आपको ये वाली री नहीं देखने को मिलती है, ये री नहीं देखने को मिलती, री नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ये संस्कृत में होती थी, होती अभी भी हैं। अगर आप वेद वगैरह पढ़ोगे, जितनी भी ऋचाएँ होती हैं उनमें ये वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हिंदी में देखने को नहीं मिलते। सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, इनको अमान्य कर दिया गया। किसमें? मानक हिंदी में। और हम लोग मानक हिंदी पढ़ते हैं। फिर कहता है मूल व्यंजन। ये आपके सामने मूल व्यंजन दिए गए हैं। मूल व्यंजन में ये सारे दिए गए हैं, सारे आप जानते हो। अब यहां पर देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये दो हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण क्यों कहा जाता है? देखो, अगर नुक्ता हटा दें तो डा और ढा के जैसे हैं, है नहीं है। नुक्ता लगा दिए तो इनका उच्चारण बदल गया। जैसे हम कह दें दोनों के उच्चारण में अंतर है नहीं है, तो दोनों के अंतर में इतना बड़ा अंतर, पढ़ाई और पढ़ाई, इतना बड़ा अंतर उच्चारण में कैसे आया? सिर्फ इस नुक्ता से आया। बात समझ में आई। तो उत्क्षिप्त व्यंजन दो हो गए, ड और ढ। विशिष्ट व्यंजन यही जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या जोड़ा गया है? इसी को जोड़ा गया है, और ये है ला। लेकिन इसमें एक गलती ये है, एक गलती कहो या कमी कहो, कि इसका उच्चारण किस तरीके से होगा ये नहीं बताया गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ये इसमें नहीं बताया गया कि इसका प्रयोग कहाँ पर होगा और इसका उच्चारण ला की तरह होगा या उससे कुछ हटके होगा। इसका कोई वर्णन इन्होंने इसमें नहीं किया है। मूल व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाती है, कितनी? 33। कुल व्यंजन पूछे तो आप 39 बताते थे, 39 बताते थे, 39, और कुछ लोग 41 बताते थे। 41 कब बता देते थे? जब अंग और आह को हम व्यंजन मान लेते हैं, तब इनकी संख्या 41। उनको स्वरों में गिने या ना व्यंजन में गिने ना स्वर में गिने, तब इनकी संख्या 39। कहता है छ, छ, त्र, ज्ञ और स्र ये कैसे बने, इनका वर्णन भी इन्होंने किया है। आधा क और सा को मिला दें तो छ बनता है, आधा ता और रा मिला दें तो त्र बनता है। जा में यहाँ पर आधा जा और या को मिला दें तो ज्ञ बनता है। स्रा, तालव्य सा आधा और रा को मिला दें तो क्या बनता है? श्रा बनता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं, ये भी हमने आपको हिंदी वर्णमाला में बताया था। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मेन चीज़ यही है। इस वर्ण को इसने बताया कुछ नहीं कि इसका उच्चारण कैसे होगा, ला की तरह ही होगा या कुछ भिन्न होगा। ला वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरीतर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं यथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया में भी ल ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ला वर्ण को स्थान दिया गया। यही मेन मुद्दा था कि ला को किस लिए इसमें हिंदी में रखा गया है, उसका कारण उन्होंने बता दिया है। क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि
जो देवनागरी लिपि में भाषाएं हैं लिखी जाती हैं, और हिंदी का ल और उसमें जो ये वाला ला बनता है, इसका उच्चारण दोनों का, वैसे तो हम लोग सेम कर रहे हैं क्योंकि उसने बताया नहीं कुछ आयोग ने, तो हम तो लोग ला की तरह ही करेंगे। अब हिंदी में इस ला का प्रयोग किया जाता था और उन्हीं लिपियों में लिखी दूसरी भाषाओं में इस ला का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उन्होंने इसको अलग नाम दे दिया और इसको हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया है, और इसको नाम दे दिया है क्या, विशिष्ट व्यंजन। क्या कहा है इसको, विशिष्ट व्यंजन। इसको विशिष्ट व्यंजन कहकर इसको इसमें शामिल कर लिया है। फिर आगे देखते हैं, ये इनकी कुछ मात्राएं बताई गई इसमें। परिवर्धित देवनागरी लिपि में स्वीकृत लिपि चिन्ह, ये मात्रा है, ये वर्ण है, मात्रा और वर्ण। वर्ण के मात्रा के सामने उसके वर्ण दिए गए हैं। बात करें ए और ओ की, तो ए की मात्रा ऐसे लगती है, ओ की मात्रा ऐसे लगती है। ये सब आप लोग पहले से जानते हो। अनुस्वार और अनुनासिक, देखो यहाँ पर आंख, माँ, सांस, यहाँ वहाँ, हंसना, क्यों क्यों, खींचना खींचना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इसको देखो। जैसे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं अनुनासिक वर्णों में, अनुनासिक वर्णों में चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जहाँ पर कोई स्वर की मात्रा जिसके शिरोरेखा पर लगी होगी उसके संग साथ में हम क्या प्रयोग नहीं करेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अनुनासिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो खींचना, खींचना अगर ऐसे लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सिर्फ क्या करते हैं, केवल एक डॉट लगा लेते हैं, बस बिंदी उसकी। ये हैं भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। आपसे पूछ ले, अगर कह दे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कौन सा होता है, तो क्या बताओगे, जो 1 2 3 4 ये लिखते हो, ये अंतर्राष्ट्रीय है। बात समझ में आए। अगर देवनागरी लिपि का पूछ ले तो ये वाले हैं, जो कि अब स्कूलों में कॉलेजों में नहीं बताए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये वाले नहीं, यही अंतर्राष्ट्रीय वाले अंक बताए जाते हैं। अब तो अगर आजकल के जो बच्चे हैं उनसे ये अंक पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको ये बताए नहीं जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हैं, ये देवनागरी लिपि के अंक हैं, जो आप कह सकते हो ये केवल भारत में ही मान्य है और ये हर जगह हर देश में मान्य है। बात समझ में आई। बारह खड़ी मात्राएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, नहीं सुनी हो तो इस पीडीएफ में आपको 12 खड़ी मात्राएं भी मिल जाएंगी। देखो लिखा है 12 खड़ी, तो ये जितने यहाँ पर वर्ण लिखे हैं ये सब क्या हैं, 12 खड़ी के हैं। सबके साथ में मात्राएं लगा के दिखाई गई हैं। बहुत बड़ी पीडीएफ है। नोट करके फिर क्या कहा है, व्यंजनों के साथ री का संयोग होने पर शब्दों का निर्माण इस तरह होता है कि कृपा, ग्रह, घृणा, तृप्ति, पृष्ठ, मृत, श्रृंगार, सृष्टि। 12 खड़ी में ड़ और अंगा और या नहीं रखे गए हैं। अंगा और या, अगर आपसे पूछ ले कभी क्वेश्चन कि 12 खड़ी में कौन सा वर्ण नहीं रखा गया, तो 2 वर्णों को नहीं रखा गया। कौन से 2 वर्ण हैं, अंग और अंगा और या, ये 2 खड़ी पाई में नहीं रखे गए हैं। बहुत बड़ी पीडीएफ है। ये सब कोड दिए गए हैं टाइपिंग के लिए, भारतीय भाषाओं के विशिष्ट स्वर। बहुत बड़ी पीडीएफ है। इसको हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग विस्तार से पूरी पढ़ लेना, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया, केवल ला को विशिष्ट वर्ण के तौर पर
शामिल कर लिया गया, इसलिए वर्णों की संख्या कितनी हो गई वर्णमाला में? 53 हो गई है। अभी तक जब आपसे वर्णमाला की हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या पूछता था तो 52 ऑप्शन मिलता था, 53 नहीं मिलता था। अगर 53 ऑप्शन मिल जाए तो समझ जाना कि वो आपसे क्या जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि विशिष्ट वर्ण आपको पता है या नहीं पता है। तो जब 53 नंबर वाला आपको ऑप्शन मिल जाए तो 53 लगा देना, 52 वाला मिल जाए तो 52 लगा देना, 52 और 53 दोनों हो तो 53 लगाना। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ला को विशिष्ट वर्ण की उपाधि देकर उसको हिंदी वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।